नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। कच्छ में 21 साल में विकास की यात्रा बनी देश के लिए जन भागीदारी और राजनीतिक इच्छा शक्ति का बड़ा उदाहरण। होगी कच्छ की विकास यात्रा से लेकर आत्मनिर्भर भारत तक के मिशन पर चर्चा। साथ ही होगी खबर ध्वस्त हुई भ्रष्टाचार की बहुमंजिला इमारत की और एशिया कप में भारत और पाकिस्तान आमने सामने, कौन मारेगा बाजी। इन तमाम खबरों के साथ ही देश दुनिया की और खेल जगत की अन्य खबरें भी होंगी, लेकिन सबसे पहले अभी तक की सुर्खी। कच्छ भूकंप में मारे गए लोगों की याद में बने स्मृति वन का प्रधानमंत्री ने किया लोकार्पण। देश और गुजरात के साझी वेदना का बताया प्रतीक। दुख के पलों को याद कर प्रधानमंत्री हुए भावुक। प्राकृतिक आपदा के वक्त गुजरात और कच्छ का निवेश प्रभावित करने वाली साजिशों का पर भी बोला हमला। कच्छ के लिए नर्मदा नहर, अंजार में सरहद डेयरी, हाईवे चौड़ीकरण सहित कुल 4000 से ज्यादा परियोजनाओं का पीएम ने किया लोकार्पण, शिलान्यास। पानी के लिए संघर्ष करते कच्छ के लिए नर्मदा नहर को बताया जीवनदायी। कच्छ की विकास यात्रा को करार दिया रण का तोरण, कहा सामूहिक प्रयास से बदला है कच्छ। देश में सुजुकी कंपनी के 40 साल पूरे होने के मौके पर गांधीनगर में आयोजित हुआ कार्यक्रम। पीएम मोदी ने हरियाणा के लिए मारुति सुजुकी वाहन निर्माण सुविधा और गुजरात के हंसलपुर के लिए सुजुकी ईवी बैटरी प्लांट की रखी आधारशिला। मारुति सुजुकी सफलता को भारत जापान की मजबूत साझेदारी का भी बताया प्रतीक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों में मोटे अनाज के प्रति जागरूकता बढ़ाने का किया आह्वान। अपने मन की बात कार्यक्रम में पीएम ने कहा, मोटा अनाज सेहत के लिए है फायदेमंद। पीएम मोदी ने डिजिटल इंडिया के तहत देश में मिल रही इंटरनेट सुविधाओं, देशवासियों से दूरदर्शन पर स्वराज सीरियल देखने का किया आग्रह। भ्रष्टाचार की नींव पर खड़ी सुपरटेक कंपनी के 2 अवैध टावर हुए ध्वस्त। 32 मंजिला ट्विन टावर को गिराने में करीब 12 सेकंड का लगा समय। प्रक्रिया के दौरान सुरक्षा मानकों का कड़ाई से किया गया पालन। धूल के गुबार से भरा आसपास का क्षेत्र, जानमाल का नहीं हुआ कोई नुकसान। प्रशासन ने ली राहत की सांस। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर के कलोल में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के प्रथम दीक्षांत समारोह में लिया हिस्सा। कहा, भारत भविष्य में फॉरेंसिक विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान का बनेगा केंद्र। सरकार 6 वर्ष से अधिक की सजा वाले अपराधों के लिए फॉरेंसिक जांच को अनिवार्य बनाने की बना रही है योजना। और एशिया कप में आज भारत और पाकिस्तान आमने सामने। भारत का टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला, पाकिस्तान ने सस्ते में गंवाया पहला विकेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन था। कच्छ जिले के लिए कई परियोजनाओं के साथ विकास को नई रफ्तार भरा दिन रहा ये। पीएम मोदी ने भुज में करीब 4400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिनमें शामिल है स्मृति वन। 26 जनवरी 2001 को गुजरात में आए भूकंप में मारे गए करीब 13,000 से अधिक लोगों को श्रद्धांजलि के रूप में कच्छ जिले के भुज कस्बे के पास भुजियो पहाड़ी पर बनाया गया एक म्यूजियम है। आज मन बहुत सारी भावनाओं से भरा हुआ है। भुजियो डूंगर में स्मृतिवन मेमोरियल और अंजार में वीर बालक स्मारक का लोकार्पण कच्छ की, गुजरात की, पूरे देश की साझी वेदना का प्रतीक है। इनके निर्माण में सिर्फ पसीना ही नहीं, बल्कि कितने ही परिवारों के आंसुओं ने भी इसके ईंट पत्थरों को सींचा है।
2001 में प्रलय जैसी त्रासदी, 2022 में उस आपदा की भेंट चढ़ जाने वालों की याद के साथ साथ पुनर्निर्माण की तस्वीरें। भुज का स्मृति वन स्मारक 2001 में आए विनाशकारी भूकंप के बाद लोगों द्वारा दिखाई गई दृढ़ता की यादगार है। इस भूकंप ने लगभग 13,000 लोगों को लील लिया था। इतिहास के उस दुखद मोड़ और उसकी भेंट चढ़ जाने वालों की याद को स्मृति वन स्मारक ने अपने अंदर संजो लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भुज में इस स्मृति वन का उद्घाटन करने पहुंचे तो उनके संबोधन में उस आपदा की भावुक कर देने वाली यादें बार बार सामने आती रहीं। 2 दशक पहले कच्छ ने जो कुछ झेला और उसके बाद कच्छ ने जो हौसला दिखाया, उसकी हर झलक इस स्मृति वन में है। जिस प्रकार जीवन के लिए कहा जाता है, वयम अमृतस्य पुत्रा की हमारी कल्पना है, चरैवेति का मंत्र हमारी प्रेरणा है, उसी प्रकार से ये स्मारक भी आगे बढ़ने की शाश्वत भावना से प्रेरित है। पीएम मोदी ने स्मृति वन के सभी प्रमुख हिस्सों को देखा। उन्होंने वहां एक पौधा भी लगाया। पीएम मोदी ने नवनिर्मित संग्रहालय का निरीक्षण किया, जिसे आधुनिक तकनीक से लैस किया गया है। संग्रहालय को 7 थीम पर आधारित 7 खंडों में बांटा गया है। पहला खंड पुनर्जन्म की थीम पर आधारित है, जो पृथ्वी के विकास और पृथ्वी द्वारा हर बार जीतने की क्षमता को दर्शाती है। दूसरा खंड गुजरात की स्थलाकृति और विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं को प्रदर्शित करती है, जिसके प्रति ये राज्य संवेदनशील है। तीसरा खंड भूकंप के तुरंत बाद के समय में ले जाता है। इस खंड में बड़े पैमाने पर किए गए राहत कार्यों को दिखाया गया है। चौथा खंड भूकंप के बाद गुजरात की पुनर्निर्माण पहल और सफलता की कहानियों को प्रदर्शित करता है। पांचवा खंड आपदाओं के बारे में सोचने और भविष्य में किसी भी समय किसी भी प्रकार की आपदा के लिए तैयार रहने और सीखने के लिए प्रेरित करता है। छठा खंड हमें एक सिम्युलेटर की मदद से भूकंप के अनुभव को फिर से जीने में मदद करता है। इस अनुभव को 5D सिम्युलेटर में डिजाइन किया गया है और इसका उद्देश्य आने वालों को इतने बड़े पैमाने की घटना की जमीनी हकीकत से रूबरू कराना है। 7वां खंड लोगों को वो स्थान प्रदान करता है जहां वो स्मरण कर सकते हैं और दिवंगत हुए लोगों को श्रद्धांजलि दे सकते हैं। ध्यान रहे कि यह स्मृति वन स्मारक स्वयं प्रधानमंत्री मोदी द्वारा परिकल्पित है। लगभग 470 एकड़ क्षेत्र में बने इस स्मृति वन में उन लोगों के नाम हैं जिन्होंने भूकंप के दौरान अपनी जान गंवाई थी। भूकंप से हुई तबाही के बाद भुज को फिर से खड़ा करने की चुनौती आसान नहीं थी। बतौर तत्कालीन मुख्यमंत्री गुजरात की बागडोर संभालते ही प्रधानमंत्री मोदी ने पुनर्निर्माण के काम को नई गति दी। लोगों द्वारा दिखाई गई दृढ़ता की अदम्य भावना और मजबूत व प्रतिबद्ध सरकार के प्रयास जब एक साथ आए तो भुज एक बार फिर मजबूती से सर उठाकर खड़ा नजर आया। मुश्किल भरे उन दिनों में मैंने कहा था और बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा था कि हम आपदा को अवसर में बदल के रहेंगे। ऐसे कहने वाले बहुत थे कि अब कच्छ कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा, लेकिन आज कच्छ के लोगों ने यहाँ की तस्वीर पूरी तरह बदल दी। प्रधानमंत्री मोदी ने स्मृति वन में वर्षा जल को संरक्षित करने के लिए तैयार ढांचे, सन पॉइंट, भूकंप पीड़ितों के नाम की पट्टिकाओं का भी अवलोकन किया। शैलेंद्र मिश्र और सुधीर यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भुज में लगभग 4,400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं से क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने मारुति सुजुकी की 2 प्रमुख परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री मोदी ने कच्छ के विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए तकरीबन 4400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने सरदार सरोवर परियोजना की कच्छ शाखा नहर का उद्घाटन किया। इस नहर की कुल लंबाई लगभग 357 किलोमीटर है। ये नहर कच्छ में सिंचाई की सुविधा प्रदान करने और कच्छ जिले के 948 गांवों और 10 कस्बों में पेयजल उपलब्ध कराने में मदद करेगी। जिस नर्मदा जी के दर्शन करने के लिए लोग यात्राएं करते थे, आज वो मां नर्मदा कच्छ की धरती पर आई है।
कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि कभी टप्पर, फतेहगढ़ और सूबाई बांधों में भी नर्मदा का पानी पहुंच सकता है। लेकिन ये सपना भी कच्छ के लोगों ने साकार करके दिखाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भुज में कई अन्य विकास की परियोजनाओं का भी शिलान्यास और लोकार्पण किया, जिसमें सरहद डेयरी का नया स्वचालित दूध प्रसंस्करण और पैकेजिंग प्लांट, भुज में क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र, गांधीधाम में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कन्वेंशन सेंटर, अंजार में वीर बालक स्मारक, भुज सब स्टेशन नखत्राना जैसी परियोजनाएं शामिल हैं। इन परियोजनाओं से स्थानीय लोगों को बड़े पैमाने पर लाभ होगा। पीएम मोदी ने इस अवसर पर कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी, जिसमें भुज भीमासर रोड सहित 1500 करोड़ रुपए की परियोजनाएं शामिल रहीं। कच्छ का विकास सबका प्रयास से सार्थक परिवर्तन एक उत्तम उदाहरण है। कच्छ सिर्फ एक स्थान नहीं है, भूभाग का एक हिस्सा नहीं है, ये कच्छ तो स्पिरिट है, जीती जागती भावना है, जिंदा दिल मनोभाव है। भुज के अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने गांधीनगर में रोजगार और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए एक अहम कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम था भारत में सुजुकी के 40 वर्ष पूरे होने का। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान भारत जापान के रिश्तों की नई ऊंचाई को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के योगदान को याद किया। प्रधानमंत्री ने सुजुकी की 2 प्रमुख परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। गुजरात के हंसलपुर में सुजुकी मोटर गुजरात इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी मैन्युफैक्चरिंग इकाई साल 2026 तक उत्पादन शुरू कर देगी। वहीं प्रधानमंत्री ने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के यात्री वाहन निर्माण इकाई का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आधारशिला रखी। प्लांट की निर्माण क्षमता 10 लाख यात्री वाहनों की होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने मारुति सुजुकी की सफल साझेदारी का श्रेय भारत जापान के आपसी मजबूत रिश्तों को बताया। उन्होंने बताया कि दिनों दिन दोनों देशों के बीच विश्वास की डोर और मजबूत हो रही है। मारुति सुजुकी सफलता भारत जापान की मजबूत पार्टनरशिप का भी प्रतीक है। बीते 8 वर्षों में तो हम दोनों देशों के बीच ये रिश्ते नई ऊंचाइयां तक गए हैं। आज गुजरात महाराष्ट्र में बुलेट ट्रेन से लेकर उत्तर प्रदेश में बनारस के रुद्राक्ष सेंटर तक विकास की कितनी ही परियोजनाएं भारत जापान दोस्ती का उदाहरण है। प्रधानमंत्री ने साल 2070 तक नेट जीरो कार्बन को लेकर भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने को देश में एक साइलेंट रिवॉल्यूशन की शुरुआत बताया। गांधीनगर से मेघना देव, भुज से शैलेंद्र मिश्र और सुधीर यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और कच्छ के पुनर्निर्माण का मॉडल होगी चर्चा। न्यूज नाइट के अगले हिस्से में कैसे जनभागीदारी ने बदला आपदा को अवसर में। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी। देखते रहिए डीडी न्यूज। हमारा देश भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आइए हम भी इस महोत्सव में भाग लें। सड़क पर रहते हुए बच्चों को आपने कई बार देखा होगा। कोई बच्चा दिव्यांग होता है, कोई बाल मजदूर, तो कोई परिवार से पिछड़ा हुआ। जब भी हम ऐसे किसी बच्चे को सड़क पर देखें, तो ये हम सभी का देश के प्रति कर्तव्य है कि हम NCPCR के सिटीजन पोर्टल पर सूचना दें। मैं एक अध्यापिका हूँ। हमने कोविड-19 जैसी कठिन परिस्थितियों में भी बच्चों तक ऑनलाइन शिक्षा पहुंचाई है, पर सड़क पर रह रहे बच्चे इस शिक्षा से आज भी वंचित हैं। इन बच्चों की मदद हमें व्यक्तिगत क्षमता में करनी चाहिए। अपनी सेवाएं देने के लिए आप NCPCR के बाल स्वराज पोर्टल पर जाकर खुद को व्यक्तिगत सेवाओं के लिए, जैसे शिक्षा देने की सेवा, मेडिकल सेवा, लीगल सेवा आदि प्रदान करने के लिए रजिस्टर करें।
जिन आँखों के सपने सुरक्षित हो वो चेहरे मुस्कुराते ही हैं, क्योंकि इनको है एक अच्छे भविष्य का भरोसा। और इन जैसे 4 करोड़ लोगों को अच्छे भविष्य का भरोसा दिया है भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अटल पेंशन योजना ने। आप भी इनकी तरह अटल पेंशन योजना में पंजीकरण कराएं और 3 लाभ के साथ 60 वर्ष की आयु के बाद आजीवन गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन पाने के हकदार बने। अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकरण के लिए अपनी बैंक शाखा या डाकघर से संपर्क करें। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR। 27 years of excellence in higher education offers Radhika scholarship up to 50% of college fees. An enchanting landscape, a myriad of adventures, an insight into spirituality, a glimpse of history. Experience the diversity. Ladakh Tourism. Discover yourself. ISI. मम्मा, ISI. नो बेटा, हॉट है, पापा को लेट हो जाएगा। पापा, ISI. गेट रेडी बेटा। मम्मी, हमारे घर में सभी प्रोडक्ट्स पर ISI का निशान क्यों है? ISI मार्क का मतलब है विश्वसनीय बेहतरीन क्वालिटी, ताकि हम सब सुरक्षित रहें। ISI मार्क जैसे पापा से है देश सुरक्षित, ISI मार्क से हम सब सुरक्षित। भारत में फूड वेस्टेज एक बहुत बड़ी समस्या है। हर रात कई लोग भूखे सोते हैं। हम कुछ छोटी छोटी बातों का ख्याल रखकर दूसरों को और पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। ये 6 सरल बातों को याद रखिए और एक जिम्मेदार ईट राइट नागरिक बनिए। पहला, जितनी जरूरत हो उतना ही खरीदें। दूसरा, भोजन की बर्बादी को कम करने के लिए एक बार में ही ज्यादा खाना न लें। तीसरा, बचे हुए ठीक भोजन को न फेंकें। जहां तक हो सके बचे हुए खाने को अन्य व्यंजन बनाने में प्रयोग करें। चौथा, अनाज, दालों तथा अन्य सूखे खाद्य सामग्री को एयर टाइट डब्बों में रखें। फल, सब्जियों और अन्य खराब होने वाले खाद्य पदार्थ जैसे दूध, दही आदि को फ्रिज में रखें। पांचवा, बची हुई खाद्य सामग्री एकत्रित करें और जरूरतमंदों में वितरित करें। और आखिर में कंपोस्ट बनाने के लिए जैविक कचरा जैसे सब्जी और फलों के छिलके व पत्ते आदि को रिसाइकिल करें। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी। Under the visionary leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, Ayush is scaling newer heights. Current situation presents a right time for Ayurveda and traditional medicines to become even more popular globally. Ayush-based herbal products are being exported as medicine and food supplements in more than 100 countries. Ayush-related training and courses are easily available in more than 20 nations. Ayush is recognized in 16 countries. The Ministry of Ayush has demonstrated its commitment to effectively fight COVID-19 pandemic. It has issued COVID advisories and guidance, recommended yoga and herbal practice for safety. 8,32,445 Ayush COVID warriors enlisted, taking traditional medicine system to the masses. Committed to health and wellness, Ayush is serving humanity with increasing vigor and efficiency. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से दूरदर्शन पर स्वराज सीरियल देखने का आग्रह किया। पीएम ने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले गुमनाम नायकों के प्रयासों से देश की युवा पीढ़ी को परिचित कराने की ये एक बड़ी पहल है। दूरदर्शन पर हर रविवार रात 9 बजे स्वराज सीरियल का प्रसारण हो रहा है और ये 75 सप्ताह तक चलने वाला है। मुझे भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के कार्यक्रम में जाने का अवसर मिला। वहाँ उन्होंने स्वराज दूरदर्शन की सीरियल का स्क्रीनिंग रखा था। मुझे उसके प्रीमियर में जाने का मौका मिला। ये आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने वाले अनसुने नायक नायिकाओं के प्रयासों से देश की युवा पीढ़ी को परिचित कराने की एक बेहतरीन पहल है। दूरदर्शन पर हर रविवार
रात 9 बजे इसका प्रसारण होता है और मुझे बताया गया कि 75 सप्ताह तक चलने वाला है। मेरा आग्रह है कि आप समय निकालकर इसे खुद भी देखें और अपने घर के बच्चों को भी जरूर दिखाएं। और स्कूल कॉलेज के लोग तो इसको रिकॉर्डिंग करके जब सोमवार को स्कूल कॉलेज खुलते हैं तो विशेष कार्यक्रम की रचना भी कर सकते हैं, ताकि आज़ादी के जंग के इन महानायकों के प्रति हमारे देश में एक नई जागरूकता पैदा होगी। तो आप दूरदर्शन पर आज रात प्रसारित होने वाले स्वराज सीरियल को देखना ना भूलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कुपोषण की समस्या और उससे निपटने के लिए देश भर में किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख किया। साथ ही प्रधानमंत्री ने इससे निपटने के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस समस्या से देश का भविष्य जुड़ा है और इसका निवारण करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस समस्या से निपटने में मोटे अनाज कारगर साबित हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात प्रसारण में कुपोषण की समस्या और उससे निपटने के लिए देश में किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ये देश के भविष्य से जुड़ा मुद्दा है, इसलिए सरकार की प्राथमिकता में सबसे शीर्ष पर है। सितंबर का महीना त्योहारों के साथ साथ पोषण से जुड़े बड़े अभियान को भी समर्पित है। हम हर साल 1 से 30 सितंबर के बीच पोषण माह मनाते हैं। कुपोषण के खिलाफ पूरे देश में अनेक क्रिएटिव और डाइवर्स एफर्ट्स किए जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल और जन भागीदारी भी पोषण अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बना है। देश में लाखों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मोबाइल डिवाइस देने से लेकर आंगनवाड़ी सेवाओं की पहुंच को मॉनिटर करने के लिए पोषण ट्रैकर भी लॉन्च किया गया है। सभी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में 14 से 18 साल की बेटियों को भी पोषण अभियान के दायरे में लाया गया है। कुपोषण का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस समस्या से लड़ने में मोटा अनाज भी बहुत कारगर साबित हो सकता है। उन्होंने कहा कि भारत के प्रयासों से संयुक्त राष्ट्र ने अगला वर्ष मिलेट वर्ष के रूप में मनाने का संकल्प लिया है। मिलेट्स, मोटे अनाज प्राचीन काल से ही हमारे एग्रीकल्चर, कल्चर और सिविलाइजेशन का हिस्सा रहे हैं। हमारे वेदों में मिलेट्स का उल्लेख मिलता है और इसी तरह पुराणनुरु और तोलकप्पियम में भी इसके बारे में बताया गया है। आप देश के किसी भी हिस्से में जाएं, आपको वहां लोगों के खान पान में अलग अलग तरह के मिलेट्स जरूर देखने को मिलेंगी। हमारी संस्कृति की तरह मिलेट्स में भी बहुत विविधताएं पाई जाती हैं। ज्वार, बाजरा, रागी, सावा, कंगनी, चीना, कोदो, कुटकी, कुट्टू, ये सब मिलेट्स ही तो है। भारत विश्व में मिलेट्स का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, इसलिए इस पहल को सफल बनाने की बड़ी जिम्मेदारी भी हम भारतवासियों के कंधे पर ही है। हम सबको मिलकर इसे जन आंदोलन बनाना है और देश के लोगों में मिलेट्स के प्रति जागरूकता भी बढ़ानी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मिलेट्स से मोटापा दूर करने, डायबिटीज, बीपी और हृदय संबंधी बीमारियों को नियंत्रित करने में बहुत मदद मिलती है। उन्होंने इस बात पर खुशी जाहिर की कि भारत में अब मिलेट के क्षेत्र में नए नए स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं और दुनिया में भारत के मिलेट उत्पाद पहुंच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अन्य खबरों में 8 सेकंड में जमींदोज हुआ नोएडा का ट्विन टावर, कई मीटर तक फैला धूल का गुबार। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भ्रष्टाचार की बहुमंजिला इमारत का अंत, संकेत साफ है कि भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चंद सेकंड में धूल में मिली इमारत के लिए तैयारी और एहतियात दोनों ही खूब किए गए थे।
कुछ योजना के मुताबिक ही हुआ। घड़ी में 2:31 होते ही भ्रष्टाचार की नींव पर खड़ी सेक्टर 93A में सुपरटेक कंपनी के 2 अवैध टावर जमींदोज हो गए। दिल्ली के कुतुब मीनार से भी ऊंची इमारत को गिरने में कुछ ही सेकंड का पल लगा और देखते ही देखते ये धुएं के गुबार में बदल गई। टावर गिराने के लिए जेट डिमोलिशन, एडफिस इंजीनियरिंग, CBRI की टीम ने पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। जब सायरन पुश दबा दिया गया, बजा दिया गया, आधे घंटे पहले हम पांचों आपस में एक दूसरे से कोई बात नहीं कर रहे थे, सिर्फ एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। और जैसे ही बटन दबने के इमीडिएटली बाद जब मैंने खड़े होकर बिल्डिंग की तरफ देखा तो सिर्फ वहाँ धूल का गुबार था और कुछ चिंताएं थी। और उन चिंताओं को देखते हुए हम लोगों ने धूल को सेटल होने की वेट नहीं की। जब से मास्क निकाले एंड सब भागते हुए बिल्डिंग की तरफ गए और हमारा पहला कंसर्न एमराल्ड कोर्ट था, उसको चेक किया, कंप्लीटली सेफ। एक ATS की तरफ हल्का सा एक जो कंपाउंड वॉल है उस पर थोड़ा सा पत्थर गिरा है, जिसकी वजह से 3 या 4 मीटर कंपाउंड वॉल टूटी है एंड एवरीथिंग इज सेफ एज पर आवर प्लान। इमारत के जमींदोज होने के बाद आसपास की हाउसिंग सोसाइटीज को कोई नुकसान नहीं हुआ। ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ जो ATS सोसाइटी जो साथ में लगी हुई है उसकी 10 मीटर जो बाउंड्री वॉल है उस पे जो वेस्ट है डेब्रिस है वो हिट किया है, तो वो थोड़ी सी 10 मीटर्स में डैमेज हुई है। लार्जली जो पूरी एक्सरसाइज है एज पर प्लान्स थी और उसका एग्जीक्यूशन बिल्कुल एज पर प्लान हुआ है। टावर को ध्वस्त करने के लिए 3700 किलोग्राम विस्फोटक अलग अलग फ्लोर पर लगाए गए थे। ट्विन टावरों को गिराने के बाद आसपास के क्षेत्र में धूल के बादल छा गए, जिसे स्थिर करने के लिए पानी को स्प्रे करने के लिए एंटी स्मॉग गन का इस्तेमाल किया गया। Our job here was to measure the impact of vibration and study the surrounding building and make sure that it is not going to subject to any damage. The building is all instrumented. Wherever the crack is there, we have done the crack meter. All the analysis has been done and we have predicted that how the behavior is going to happen. And it looks like the building has fallen and the structures has behaved the exact way as we have predicted. Generally, it takes 15 to 20 minutes, depends upon the wind. So it was well controlled blast. So that's why everything went as perfectly as planned. स्थानीय प्रशासन ने एहतियात के तौर पर एमराल्ड कोर्ट और ATS विलेज के 1396 फ्लैट्स में रहने वाले करीब 7000 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया था, जो शाम क्लियरेंस मिलने के बाद अपने फ्लैट्स में लौट आए। ध्वस्तीकरण की पूरी प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए थे। आसपास के इलाकों में करीब 400 पुलिस कर्मियों के साथ ही साथ PAC और NDRF के जवान तैनात रहे। नोएडा के सेक्टर 93A स्थित अवैध टावर को सर्वोच्च न्यायालय ने 31 नवंबर 2021 को 3 महीने के अंदर ध्वस्त करने का आदेश दिया था। बाद में हुई सुनवाई के बाद अदालत ने 22 मई 2022 को इसे 28 अगस्त को ध्वस्त करने पर अंतिम मुहर लगाई। अवैध टावर ध्वस्त कराने की कार्रवाई आम लोगों द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की एक बड़ी मिसाल है। दरअसल साल 2004 में नोएडा अथॉरिटी द्वारा सेक्टर 93A स्थित प्लॉट नंबर 4 को एमराल्ड कोर्ट के लिए आवंटित करने और लगातार हो रहे अवैध निर्माण को लेकर लोग आवाज उठाते रहे, लेकिन उनकी आवाज को लगातार अनसुना किया गया। लेकिन सुनवाई न होते देख मामले को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ले जाया गया, जहां फैसला RWA के पक्ष में आया। दरअसल सुपरटेक बिल्डर को सेक्टर 93A में 23 दिसंबर 2004 को एमराल्ड कोर्ट के नाम पर भूखंड आवंटित हुआ था, जिसमें 14 टावर का नक्शा पास हुआ था। इसके बाद योजना में 3 बार संशोधन हुआ और 2 नए टावर को मंजूरी दी गई। ये दोनों टावर ग्रीन पार्क, चिल्ड्रन पार्क और 2 मंजिला कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की जमीन पर बनाए गए और ये पूरा निर्माण कार्य पूरी तरह अवैध था। ये धमाका इस बात का भी कह सकते हैं कि प्रतीक है कि जो करप्शन के खेल में इस तरह के बिल्डर लग रहे हैं, उन पर अब ऐसे ही लगाम लगाई जाएगी और आने वाले समय में अगर कोई भी नियम कानूनों का उल्लंघन करेगा तो उसकी इमारत को इसी तरीके से ढहाया जाएगा, जो ट्विन टावर हमारे पीछे ताश के पत्ते की तरह ढहा था। ट्विन टावरों को गिराने का काम वाटरफॉल इन्फ्लोजन तकनीक के जरिए किया गया। इस तकनीक के जरिए दोनों टावर कुछ ही सेकंड में ताश के पत्तों के मानंद ढह गए। प्रशासन के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती 60,000 टन मलबे के निस्तारण की होगी, जिसके लिए महीनों का समय लगेगा। ये महज एक अवैध निर्माण का ध्वस्तीकरण नहीं था, बल्कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ आम आदमी की जीत का जीता जागता प्रमाण है, साथ ही साथ अवैध निर्माण करने की गगनचुंबी मानसिकता का धराशायी होना भी। नोएडा से कुमार आलोक के साथ नीरज सिंह की रिपोर्ट,
डीडी न्यूज। और ट्विन टावर के ध्वस्त होने का गवाह बने प्रत्यक्षदर्शियों ने इसे ऐतिहासिक पल करार दिया है। अर्श से फर्श पर आया नोएडा का ट्विन टावर। पलक झपकते ही मलबे के ढेर में तब्दील हो गया सुपरटेक का ये ट्विन टावर। भ्रष्टाचार की मीनार को महज 12 सेकंड में गिराकर सुप्रीम आदेश की तामील कर दी गई। कहने को तो ट्विन टावर को ढहाने में सिर्फ 12 सेकंड का समय लगा, लेकिन इसके लिए करीब 9 साल की लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर जब सुप्रीम कोर्ट की मुहर लगी, तब जाकर ट्विन टावर गिराने की प्रक्रिया शुरू हुई। विशेषज्ञ टीम के 181 दिन की कड़ी मेहनत को रविवार के दिन यानी 28 अगस्त को अंजाम देने का फैसला हुआ। लोगों के लिए ट्विन टावर को गिराया जाना हमेशा कौतूहल का विषय बना रहा, क्योंकि आसपास बसी घनी आबादी को अपने आशियाने की चिंता सता रही थी। ट्विन टावर के ध्वस्त होने के गवाह बने प्रत्यक्षदर्शियों ने इसे एक ऐतिहासिक पल भी करार दिया। नोएडा में पहले इतना करप्शन था, यहाँ अगर आप सामने देखोगे जेपी वगैरह सबके फ्लैट्स बने हैं पर कभी डिलीवर नहीं हुए, और ये सब करप्शन की वजह से है। और ये जो टूटा है एक बहुत बढ़िया उदाहरण है पूरी देश के लिए कि गवर्नमेंट ये कर सकती है। सही में बहुत अच्छा एग्जाम्पल था और बहुत वेल कंट्रोल्ड था, मतलब कूडोस टू द प्लानिंग। मोदी सरकार है, बिल्कुल सब बढ़िया चल रहा है, कुछ भी चीजें हो रही हैं, जो भी हो रहा है, जो कर रहे हैं सब बढ़िया कर रहे हैं। भले ही ये ट्विन टावर अदालत के आदेश के बाद गिराए गए हों, लेकिन प्रदेश में अखिलेश सरकार के समय बनी गैर कानूनी इमारतों को गिराने के लिए लोगों ने लंबी लड़ाई लड़ी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ध्वस्तीकरण के बाद आगे की जांच कर सरकार इसमें शामिल अधिकारियों पर कार्रवाई करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही तय कर दिया था कि इसमें हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। ये करप्शन के टावर हैं, इनको हम गिराएंगे, ध्वस्त करेंगे, माननीय न्यायालय के निर्णय का सम्मान करेंगे। आज ये तय हो गया कि उत्तर प्रदेश में अपराध और भ्रष्टाचार पर कोई कंप्रोमाइज नहीं। हमारी सरकार लगातार दोनों मुद्दों पर अपना स्टैंड स्पष्ट कर चुकी है। किसी भी स्थिति में हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। समाजवादी पार्टी ने जिस ढंग से भ्रष्टाचार करके इन इमारतों को खड़ा किया गया था, उनको हमने जमींदोज कर दिया है। ये डिमोलिशन जो है एक मील का पत्थर होगा, ये दिखाने के लिए कि अल्टीमेटली लॉ विल कैच अप विद एनी इलीगल डिसीजन व्हिच हैज बीन डन इन द पास्ट। और चाहे जितना बड़ा आदमी हो, पब्लिक डोमेन में जीरो टॉलरेंस टू ऑल सच इलीगल एक्टिविटी, ये बहुत जरूरी था। ट्विन टावर के ध्वस्त होने के बाद मलबे को समेटने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। नोएडा अथॉरिटी के कर्मचारियों ने आसपास के इलाकों की सफाई का काम शुरू कर दिया है। करीब 55,000 मीट्रिक टन मलबे के निस्तारण के लिए किए गए इंतजामों को अमली जामा पहनाया जा रहा है। मलबे को नोएडा स्थित ट्रीटमेंट प्लांट में इस्तेमाल योग्य बनाया जाएगा। ट्विन टावर को ध्वस्त करने से पहले आसपास बने सोसाइटी के लोगों से फ्लैट को खाली करा लिया गया था। अब वे अपने आशियाने में लौट रहे हैं। पब्लिक के लिए मैसेज सही है और जस्टिफाइड भी है कि जो बिल्डर अगर मतलब नाजायज़ तरीके से अगर कुछ एफआईआर बढ़ा के बनाते हैं तो डिमोलिश करना है, मतलब जजमेंट सही है। ये तो प्रक्रिया है, सिस्टम है, इस सिस्टम से लड़ने में बहुत टाइम लगता है, इसमें तो टाइम लगेगा। ये कुछ चीज़ ऐसी नहीं है कि भाई हो जाएगी, लेकिन लड़ाई है, शुरुआत है, उसके रिजल्ट आने लगे हैं तो नेचुरली काम पूरा भी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही सबको बोल दिया था कि पैसे दे देंगे और शायद काफ़ी लोगों को दे भी दिए हैं। कुछ लोग ही बचे हैं जिनको अभी जो अपने किसी कारण से शायद उन्होंने नहीं लिया या जो भी कुछ हुआ हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तो पहले से ही था कि या तो आप किसी दूसरी सोसाइटी में ले लीजिए सुपरटेक के, या पैसे वापस ले लीजिए। देश में यह पहली बार हुआ कि 100 मीटर ऊंची इमारत को सुरक्षित रूप से ध्वस्त किया गया। लोग इस ऐतिहासिक क्षण के गवाह बनने को आतुर थे। जो ट्विन टावर को गिरते हुए अपनी आंखों से देखना चाहते थे, तो कई लोग इसे अपने मोबाइल में कैद करना चाहते थे। बहरहाल विस्फोट के बाद जमींदोज भ्रष्टाचार के टावर का अब सिर्फ मलबा ही बचा है। नोएडा से कुमार आलोक के साथ नीरज सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आईपीसी, सीआरपीसी और आईईए को आजाद भारत के नजरिए से बदलने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। गृह मंत्री शाह ने गांधीनगर में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में छात्रों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय आने वाले समय में विश्व स्तरीय होगा। मुझे आनंद कि जिस गति से पहले गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी
और अब राष्ट्रीय फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी जिस गति से सभी परिमाणों में, सभी डायमेंशन में प्रगति कर रही है और विश्व भर में जिस प्रकार से एक्नॉलेजमेंट हो रहा है, मुझे पूरा विश्वास है कि एक दशक के अंदर ही ये यूनिवर्सिटी विश्व में अपना स्थान एक नंबर पर सुनिश्चित कर लेगी और आपको भी गौरव होगा कि आप नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने संसदीय क्षेत्र गांधीनगर में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। उन्होंने कलोल के वटसर में आज एक तालाब की आधारशिला रखी। और न्यूज नाइट में खबरें जारी हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए डीडी न्यूज। An enchanting landscape, a myriad of adventures, an insight into spirituality, a glimpse of history. Experience the diversity. Ladakh Tourism. Discover yourself. हमारा देश भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आइए हम भी इस महोत्सव में भाग लें। सड़क पर रहते हुए बच्चों को आपने कई बार देखा होगा। कोई बच्चा दिव्यांग होता है, कोई बाल मजदूर, कोई परिवार से बिछड़ा। जब भी आप ऐसे किसी बच्चे को सड़क पर देखें, तो ये आपका देश के प्रति कर्तव्य है कि आप NCPCR के सिटीजन पोर्टल पर सूचना दें। देश के नव निर्माण में अपना योगदान देने के लिए सड़क पर रह रहे बच्चों को काउंसलिंग की सेवा, मेडिकल सेवा या किसी भी प्रकार की मदद पहुंचाने के लिए NGO, CSO, हायर एजुकेशन, टेक्निकल इंस्टीट्यूट, कॉलेजेस एवं यूनिवर्सिटीज, फाउंडेशन, सोसाइटी, ट्रस्ट सब NCPCR के बाल स्वराज पोर्टल पर खुद को संगठन या संस्था के रूप में रजिस्टर करें। ये बच्चे ही देश का भविष्य हैं और देश के भविष्य की रक्षा करना आपका और हमारा कर्तव्य है। जिन आँखों के सपने सुरक्षित हो, वो चेहरे मुस्कुराते ही हैं, क्योंकि इनको है एक अच्छे भविष्य का भरोसा। और इन जैसे 4 करोड़ लोगों को अच्छे भविष्य का भरोसा दिया है भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अटल पेंशन योजना ने। आप भी इनकी तरह अटल पेंशन योजना में पंजीकरण कराएं और 3 लाभ के साथ 60 वर्ष की आयु के बाद आजीवन गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन पाने के हकदार बने। अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकरण के लिए अपनी बैंक शाखा या डाकघर से संपर्क करें। आप सोच रहे होंगे कि मेरी रसोई में इतने तरह के तेल क्यों हैं? अलग अलग तेल विभिन्न प्रकार के आवश्यक फैटी एसिड्स प्रदान करते हैं, जो हमारी बेहतर सेहत के लिए जरूरी हैं। हमें तेलों का बदल बदल के प्रयोग करना चाहिए ताकि हम इनसे अधिक स्वास्थ्य लाभ ले सकें। तो आइए देखते हैं कि मैं खाना पकाने के लिए इन तेलों का प्रयोग कैसे करूंगी। मैं तिल के तेल से पोहा बना रही हूँ और ये सच में बहुत स्वादिष्ट है। मैंने सरसों के तेल का प्रयोग दोपहर के खाने में सब्जी बनाने के लिए किया है और दाल के तड़के के लिए घी का प्रयोग किया है। सूरजमुखी तेल, कुसुम तेल, कपास का तेल, राइस ब्रान आदि तेलों का उपयोग भी नियमित रूप से बदल बदल कर किया जा सकता है। तेलों को बदलने का दूसरा तरीका ये भी है कि आप हर महीने खाना पकाने में इस्तेमाल करने वाला तेल बदल दें। स्वस्थ दिल और शरीर के लिए नियमित रूप से तेल बदलते रहिए। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी। ISI। मम्मा ISI। नो बेटा, हॉट है, पापा को लेट हो जाएगा। पापा ISI। गेट रेडी बेटा। मम्मी, हमारे घर में सभी प्रोडक्ट्स पर ISI का निशान क्यों है? ISI मार्क का मतलब है विश्वसनीय बेहतरीन क्वालिटी, ताकि हम सब सुरक्षित रहें। ISI मार्क जैसे पापा से है देश सुरक्षित, ISI मार्क से हम सब सुरक्षित। और गुजरात मॉडल के भीतर ही एक और मॉडल तेजी से देश दुनिया के सामने आया। ये मॉडल है कच्छ के पुनर्निर्माण का। आत्मनिर्भर कच्छ से गुजरेगा आत्मनिर्भर भारत का सफर। आज का हमारा विशेष भी इसी पर आधारित है। आपदा को अवसर में बदलता कच्छ का विकास। अहमदाबाद से इस विशेष चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार जपन पाठक साहब, और साथ ही दिल्ली से वरिष्ठ पत्रकार अशोक टंडन जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। जपन जी, अगर हम बात करें कच्छ के विकास की, बदले हुए कच्छ की 2 दशक में,
उससे पहले अगर हम इस बात का जिक्र करें कि 2001 में जो कच्छ में भुज जिस त्रासदी का शिकार हुआ, जिस बड़े भूकंप का, उस दुख का हिस्सा देश का हर नागरिक हुआ था। दूर से बैठ के उसने देखा उस त्रासदी को, उसको महसूस किया। क्या आपको लगता है स्मृति वन स्मारक आज सिर्फ उस दुख को ही नहीं एक बार फिर याद दिलाता है लोगों को, बल्कि 2001 से लेकर 2021 तक की कच्छ की जो यात्रा विकास की रही है, उस त्रासदी से लेकर उबरना, यानी कि आत्मनिर्भर कच्छ तक की यात्रा को दिखाता है? जी, मुझे जवाब देना है? जी जपन जी, आप ही से पहला सवाल। जी देखिए, 2001 में जो भूकंप हुआ और माना जाता था कि कच्छ अब कभी खड़ा नहीं हो पाएगा, तो बहुत ही बड़ी त्रासदी थी। गुजरात का अगर आप 100 साल का पिछले का इतिहास देख लीजिए या उससे भी पहले का, तो इतना बड़ा मरण का आंक हुआ हो, इतने सारे डेथ्स हुए हो, इस तरह से तहस नहस सब कुछ हुआ हो, ऐसा कोई और बनाव नहीं है। और इस त्रासदी से कच्छ की प्रजा, नरेंद्र भाई का नेतृत्व, ये कैसे उभरा कच्छ पूरा, आज नरेंद्र भाई ने उसका बहुत ही सटीक ब्यौरा दिया कि आज कच्छ क्या है। तब जो माना जाता था कि कच्छ कभी खड़ा नहीं हो पाएगा, आज सबसे बड़ा सीमेंट का प्लांट वहां है, सबसे बड़ा पाइप वेल्डिंग का यूनिट वहां पे है। आज कंडला और मुंद्रा देश के गेटवे बने हुए हैं, जो बड़े बंदरगाह है। आज नर्मदा का पानी वहां पहुंचा है, जो कभी एरिड रीजन, नरेंद्र भाई ने कहा कि कभी तो ये हुआ करता था कि 4 साल की उम्र तक बच्चा बारिश नहीं देखता था, यानी 4-4 साल तक अकाल चलता था। आज कच्छ एक ग्रीन, और नरेंद्र भाई ने यह भी मेंशन किया, गुजरात का सबसे बड़ा हॉर्टिकल्चर पैदा करने वाला डिस्ट्रिक्ट बना है। आप पूरे कच्छ की यात्रा देखिए। और तब अटल जी की जो सरकार थी केंद्र में, उन्होंने भी एक टैक्स हॉलिडे डिक्लेयर किया था अर्थक्वेक के बाद, और उसकी वजह से लाखों करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट कच्छ में हुआ। जहां पहले माना जाता था कि कोई पुलिस वाले को अगर आप कह दीजिए तो वो बोलते थे कच्छ भूज ट्रांसफर हो जाएगी, सजा के तौर पे ये कहा जाता था। आज आप कच्छ देखिए, सबसे ज्यादा तेजी से विकास होने वाले डिस्ट्रिक्ट में से एक है। तो स्मृतिवन मेमोरियल एक तरह से सिर्फ कच्छ का जो अर्थक्वेक हुआ उसकी ही बात बयान नहीं करता, लेकिन जो रेजिलियंस, जो प्रजा जो खड़ी हुई 20 वर्ष में, यह अपने आप में एक विश्व के सामने एक बड़ा उदाहरण है कि एक भीषण अर्थक्वेक, एक भीषण त्रासदी के बाद भी प्रजा का संकल्प हो, नेतृत्व का संकल्प हो, तो एक प्रदेश कितना आगे बढ़ सकता है। दूसरी बात मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा कि कच्छ एक अर्थक्वेक प्रोन रीजन है, यानी कि पहले भी अर्थक्वेक आए, 1956 का अर्थक्वेक था, एक अर्थक्वेक उससे भी पहले हुआ था 200 वर्ष पहले, और उन सब में बड़ी त्रासदी हुई थी। अब यहाँ के लोगों के लिए, गुजरात के अर्थक्वेक प्रोन रीजन के लोगों के लिए एक नॉलेज का भी केंद्र स्मृति वन स्मारक बन जाएगा, एक तरह से ज्ञान का भी केंद्र बन जाएगा। वहां पे सिम्युलेटर भी है, अगर आप वहां खड़े रहे तो अर्थक्वेक आया तो आप कैसा महसूस करेंगे वो भी दिखता है। पूरा साइंटिफिक तौर पे अर्थक्वेक का विवरण वहां पे है, और ये भी गुजरात की बहुत बड़ी सेवा करेगा। नरेंद्र भाई ने कहा कि कच्छ में रण उत्सव जो उन्होंने शुरू किया था, जो टूरिज्म का बहुत बड़ा एक केंद्र बना रण उत्सव, वो तो सीजनल है क्योंकि रण में पानी भर जाता है बाकी की सीजन में, तो विंटर में ही रण उत्सव वहां पे सेलिब्रेट कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं एज ए टूरिस्ट। लेकिन ये स्मृतिवन का जो स्मारक है, नरेंद्र भाई ने कहा कि ये तो 12 महीने आपको काम आएगा और आप इसकी जीवंत सेवा कीजिए। टूरिज्म की दृष्टि से आज कच्छ को एक और नजराना मिल गया है। जी अशोक जी, प्रधानमंत्री ने आज बहुत साफ कहा कि आपदा और साजिशों का शिकार हुआ कच्छ। उन्होंने साजिशों की भी बात की और कहा कि कच्छ को बदनाम करने की कोशिश की गई, लेकिन आज 20-22 साल का सफर अगर हम देखें, 2 दशक का, तो उसमें न्यू एज टेक्नोलॉजी से लेकर न्यू एज इकोनॉमी तक दिखाई देता है कच्छ में। वो किस तरफ इशारा करना चाह रहे थे, क्या मंशाएं थी, जिसे धता बताया जनभागीदारी ने और राजनीतिक इच्छा शक्ति ने? जब ललित भाई गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे तो उस समय भी उनको किसी न किसी तरह उखाड़ने की जो साजिशें थी वो गुजरात में हुई थी, और उसमें उन्होंने जो आज भी कहा कि गुजरात में इन्वेस्टमेंट ना आए, क्योंकि निवेश ना आए, इसके लिए लगातार प्रयास भी किए गए। और फिर जब ये त्रासदी हुई तब तो लोगों ने कहा कि अब तो भुज में तो कुछ हो ही नहीं सकता है, और फिर प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके मुख्यमंत्री काल में जितनी भी परियोजनाएं उन्होंने शुरू की भुज को पुनर्निर्माण के लिए, उनका परिणाम आज दुनिया के सामने है, और निवेश में भी कोई कमी नहीं है।
गुजरात मॉडल आज दुनिया के सामने प्रस्तुत हुआ है। तो विकास की जो एक धारा शुरू की उन्होंने और भुज को एक मॉडल बनाकर दिखा दिया, तो एक तरह से वो अपने राजनीतिक विरोधियों पर ये कटाक्ष कर रहे थे, क्योंकि इस दौरान वहां लगभग हमने देखा 10 साल तक यूपीए की सरकार केंद्र में थी और गुजरात के साथ जिस तरह से सौतेला व्यवहार हुआ उसमें गुजरात के विकास में रुकावटें आई, गुजरात में निवेश नहीं आने दिया, इसके प्रयास हुए और भुज की भी जो उनकी योजनाएं थी उनमें भी कोई सहयोग नहीं मिला। इस और आज वो इशारा कर रहे थे, फिर उनका भी ये सब कुछ पार करते हुए आज गुजरात भी विकास के पथ पर है, गुजरात मॉडल सारी दुनिया में मशहूर हो रहा है और भुज तो पूरी तरह से विकसित भी हो गया है और जो परियोजनाएं लगभग 4,400 करोड़ की योजनाओं का आज प्रधानमंत्री ने जो अशोक जी, क्या इन बातों को आज जो प्रधानमंत्री ने कच्छ से कही उन्हें क्या इस तरह से जोड़ के देखने की जरूरत आपको लगती है कि जहां 2047 में डेवलप भारत की उन्होंने बात की, विकसित भारत की बात की है कि उस लक्ष्य को हासिल करेंगे और 2 दशक में कच्छ का एक मॉडल सामने सबके सामने है, उसमें उन साजिशों का भी जिक्र करा, वो साजिशें क्या है? क्या उस तरह की साजिशों का खतरा देश के विकास को भी लेकर है? देखिए, उन्होंने कहा कि आज भारत के बारे में कुछ भी धारणाएं हो, पक्ष की हो, कहीं और हो, लेकिन 2047 तक भारत विकसित देश बन जाएगा, इसमें किसी प्रकार की शंका नहीं रहनी चाहिए और उसके लिए जिस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं, योजनाएं बनाई जा रही है और उसके लिए उन्होंने गुजरात का उदाहरण दिया कि किसी ने नहीं सोचा था कि गुजरात इस तरह से खड़ा हो जाएगा या भुज इस तरह से खड़ा हो जाएगा। तो वहां से प्रेरणा लेकर उनका भी किसी भी तरह की जितने भी षड्यंत्र हो, रोकने का प्रयास हो, बदनाम करने की कोशिश हो, उनको स्वयं बदनाम करने की बहुत कोशिश हुई थी उस समय यूपीए के 10 साल में और किस तरह के साथ उनकी प्रताड़ना भी हुई, इसी तरह के उनके ऊपर पूरे केस लगा। इन सब के बावजूद भी तो उन्होंने उन सब षड्यंत्रों का जिक्र करते हुए कहा कि भारत विकास यात्रा पर आगे बढ़ रहा है और गुजरात मॉडल हमारे सामने है और कोई कारण नहीं है कि भारत 2047 में एक विकसित देश के तरह दुनिया के सामने खड़ा नहीं हो। जी जपन जी, आज इस मौके पर प्रधानमंत्री ने शिंजो आबे को भी याद किया, साथ ही साथ भारत और जापान की दोस्ती को और उन संबंधों को भी याद किया। उन्होंने ये भी कहा कि किस तरह से दोनों देशों के संबंधों ने नया रोजगार, एक नई टेक्नोलॉजी के साथ एक नया वातावरण तैयार किया है। आप देखिए, शिंजो आबे और नरेंद्र भाई की पर्सनल केमिस्ट्री, उनका पर्सनल इक्वेशन और रिलेशन, गुजरात में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, अहमदाबाद का मेट्रो ट्रेन का प्रोजेक्ट, कहीं डिसैलिनेशन का प्रोजेक्ट, आप अगर बनारस देख लीजिए तो वहां पे वो रुद्राक्ष प्रोजेक्ट का भी उन्होंने आज उल्लेख किया नरेंद्र भाई ने। ये जो मारुति का कारखाना आया, हमें बराबर याद है, हम तब पत्रकारिता में तब भी थे। ओसामू सुजुकी ने कहा था कि मैं नरेंद्र भाई पे विश्वास करके, नरेंद्र भाई की लीडरशिप पे विश्वास करके गुजरात में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं। जापानीज लोग बड़ा लंबा सोच के कोई निर्णय करते हैं और उनका इन्वेस्टमेंट इतना सक्सेसफुल रहा कि अब हर साल हम देखते हैं कि एक्सपांशन हो रहा है प्रोजेक्ट का। अब एक्सपांशन अगर 1 लाइन का हो गया, 2 मैन्युफैक्चरिंग लाइन का हो गया, अब ये हो रहा है कि अब ईवी का प्लांट आ रहा है और वो जो टेक्नोलॉजी की काफी जरूरत है, काफी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है और जो एक्सपोर्ट के लिए यानी कि वर्ल्ड के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी का प्लांट मारुति सुजुकी और कंपनीज मिलकर यहाँ पे लगा रहे हैं। आज एक प्लांट का भूमि पूजन भी हुआ, हाइब्रिड का प्लांट भी वहां पे लगने की संभावना है। आज नरेंद्र भाई ने कुछ टेक्नोलॉजीज पे तो जो मारुति काम कर रही है उसका उल्लेख किया है। साथ में उन्होंने कहा कि मिथेन गैस की जो कंप्रेस मिथेन गैस की टेक्नोलॉजी, उसमें भी मारुति आगे पदार्पण करे। ये मारुति का जो ऑटो का कारखाना यहाँ पे नॉर्थ गुजरात में लगा है, 47,000 डायरेक्ट जॉब्स। अब आप इनडायरेक्ट की और आसपास की तो विचार कर ही लीजिए। वहां पूरा एक सोशल और आर्थिक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है और ये सिर्फ कारखाना भर नहीं है, आजू बाजू में जो इकोसिस्टम खड़ी हुई है एंसिलरी इंडस्ट्रीज वगैरह की वजह से, इससे जो सोशल और इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन वहां पे आया है, जो सीएसआर की एक्टिविटीज से वहां जो माहौल बना है, साथ में ही नरेंद्र भाई के प्रयत्नों से और ऑटोमोबाइल के भी यूनिट वहां पे जो आए हैं, जैसे टाटा हो गया, जैसे होंडा हो गया, फोर्ड आया था, फोर्ड का टाटा टेक ओवर कर रहा है। इससे पूरे रीजन में काफी बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया है और जी हाँ, चौतरफा विकास पूरा कच्छ में देखा गया। तो गुजरात विकास का मॉडल है, उसमें कच्छ का जो पुनर्निर्माण मॉडल है वो बेहद अहम माना जाता है। भुज के
भूकंप के बाद से पर्यटन को बढ़ावा देना, कनेक्टिविटी को बेहतर करना, जल संरक्षण के तमाम तौर तरीकों को जन भागीदारी के साथ लागू करना, यानी राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ जन भागीदारी ने कच्छ के पूरे स्वरूप को बदला है और यही मॉडल भारत में एक नए भारत को बदलने के मॉडल के तौर पर भी देखा जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए न्यूज़ 9। An enchanting landscape, a myriad of adventures, an insight into spirituality, a glimpse of history. Experience the diversity. Ladakh Tourism. Discover yourself. चल भाई, झुमके बदली कराने हैं। अरे आंटी, ये रही सामने सोने की दुकान, यहाँ से बदलवा लो। पर खरीदा तो उस दुकान से था। अरे अगर हॉलमार्क का निशान है ना, तो कहीं से भी अदला बदली करा लो, वो भी बिना किसी डर के। सच? हाँ, 16 आने। सोना कहीं भी खरीदो, बेचो बेझिझक बेफिक्र, हॉलमार्क के साथ। हॉलमार्क है तो सोना है। Just look at it, sir. 0 to 100 in 5 seconds flat. Really? आपकी है? तुम्हें भी अपने बुढ़ापे में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, तो अभी से नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट करो। नेशनल पेंशन सिस्टम, ये 60 की उम्र तक पैसे बचाता और बढ़ाता है और फिर उन्हीं पैसों को हर महीने सैलरी की तरह आप तक पहुंचाया जाता है। 1800110708 और वेबसाइट www.pfrda.org.in। नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट करने से टैक्स भी बचता है सर। नेशनल पेंशन सिस्टम। An enchanting landscape, a myriad of adventures, an insight into spirituality, a glimpse of history. Experience the diversity. Ladakh Tourism. Discover yourself. वाराणसी में गंगा खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है। जल स्तर में लगातार बढ़ाव से बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का दायरा भी बढ़ने लगा है। प्रभावित क्षेत्रों में जनजीवन ठहर गया है। रविवार को सामने घाट क्षेत्र की कॉलोनियों में लोगों की बढ़ रही मुश्किलों की जानकारी पर जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा एनडीआरएफ के विशेष बोट से प्रभावित क्षेत्र में पहुंचे और मारुति नगर में लोगों से संवाद कर मदद का भरोसा दिया। प्रभावित क्षेत्र के जायजा लेने के बाद जिलाधिकारी ने नीचे के इलाकों में रह रहे लोगों को बाढ़ राहत शिविर में जाने का अनुरोध किया। खिड़किया घाट पर नमस्कार की मुद्रा वाली आकृति पूरी तरह डूब गई है। दशाश्वमेध शीतला घाट के ऊपरी सीढ़ी को पार कर गंगा की लहरें सब्जी मंडी तक पहुंच गई हैं। जिले के ग्रामीण अंचल रमना, डाफी, चिरई गांव, चौबेपुर, ढाब क्षेत्र के दर्जन भर गांव टापू बन गए हैं। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार रविवार की दोपहर 12 बजे भी जल स्तर 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की गति से बढ़ रहा था। और आइए अब नजर डालते हैं देश की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 8 साल पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बयान जारी किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बैंकिंग सेवा के दायरे से बाहर मौजूद लोगों को वित्तीय व्यवस्था का अंग बनाकर वित्तीय समावेशन की दिशा में कदम बढ़ाए गए हैं। इस योजना के तहत 46 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें 1.74 लाख करोड़ रुपए जमा है। सीतारमण ने कहा कि इस योजना की मदद से देश की 67% ग्रामीण आबादी की पहुंच अब बैंकिंग सेवाओं तक हो चुकी है। इसके अलावा अब 56% महिलाओं के पास भी जनधन खाते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिवसीय लखनऊ दौरे पर हैं। उन्होंने आज लखनऊ में पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत कल्याण सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने त्रिपुरा यात्रा के दौरान आज अगरतला में भाजपा के आदिवासी नेताओं से मुलाकात की। इस मौके पर वहां के नेताओं ने भाजपा अध्यक्ष को सम्मानित किया। अगले साल त्रिपुरा में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। इस मायने में ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ विश्वविद्यालय के प्रथम स्थापना दिवस समारोह में शिरकत की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं। उन्होंने समारोह को संबोधित किया और छात्रों से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप शोध और विकास पर बल देने की अपील की, जिससे कि भारत शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में दुनिया का सिरमौर बन सके। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को रामबन में पत्थर गिरने और भूस्खलन के कारण वाहनों के आवागमन के लिए बंद कर दिया गया है। अधिकारियों ने रविवार को ये जानकारी दी। और एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया है। ताजा समाचार मिलने तक पाकिस्तान 14.5 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 102 रन बना चुका है। कप्तान बाबर आजम कुछ खास नहीं कर पाए और 10 रन बनाकर भुवनेश्वर कुमार की गेंद पर आउट हो गए। दूसरे छोर पर मोहम्मद रिजवान ने फखर जमान ने पारी को संभाला है और रन बनाने का सिलसिला जारी रखा। हालांकि फखर जमा को 10 रन पर आवेश खान ने विकेट के पीछे कैच कराया। इफ्तिकार ने तेजी से 28 रन बनाए, उन्हें हार्दिक पांड्या ने आउट किया। शानदार बल्लेबाजी कर रहे सलामी बल्लेबाज रिजवान को 43 रन पर आउट करके हार्दिक पांड्या ने बड़ी सफलता दिलाई। और न्यूज नाइट में बस इतना ही। डीडी न्यूज पे खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार। न्यूज़ 9